नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उमड़ती भीड़, हाथों में झंडे, नारों की गूंज और आक्रोश से भरे चेहरे। 2 दिन तक चले इस आंदोलन ने नेपाल की सत्ता की नींव हिला दी। लेकिन इस आंदोलन की एक तस्वीर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। वो तस्वीर जब प्रदर्शनकारी सिंह दरबार की दीवारें फांदकर अंदर घुस गए। ये सिर्फ एक इमारत में दाखिल होना नहीं था, ये सीधे सीधे सरकार की धड़कन पर वार था। और सच भी यही हुआ। मंत्रियों के इस्तीफे, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पद छोड़ना और फिर काठमांडू से उनका दुबई निकल जाना, सब उसी दिन की पटकथा लगने लगे। सवाल यही उठा, आखिर सिंह दरबार में दाखिल होना इतना बड़ा झटका क्यों था? नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मेरा नाम है खुशबू कुमार। तो चलिए जानते हैं सिंह दरबार के बनने की कहानी। सिंह दरबार सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, ये नेपाल की राजनीति का असली ताजमहल है। फर्क बस इतना है कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है और सिंह दरबार सत्ता का प्रतीक। यहीं से प्रधानमंत्री का दफ्तर चलता है, यहीं से फैसले निकलते हैं जो पूरे देश की दिशा तय करते हैं। इस इमारत में कई अहम ऑफिस चलते हैं, जैसे सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO, वित्त मंत्रालय यानी देश की आर्थिक नब्ज, विदेश मंत्रालय, दुनिया से रिश्ते की चाबी है ये मंत्रालय। उसके बाद गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। यानी आप इसे समझ लीजिए कि यही नेपाल का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है। और जब जनता उसी धड़कते दिल तक पहुंच जाए तो सरकार का बैकफुट पर जाना तय है। ये इस दरबार की लोक कथा में लिखा है, ऐसा नेपाल में लोग श्रद्धा से मानते भी हैं। अब इस महल की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहा जाता है कि एक बार महाराजा अपनी रानी के साथ घाटी का नजारा देख रहे थे। उन्होंने दूर एक खूबसूरत महल देखा और पूछा कि ये कौन सा दरबार है। रानी बोली, इसे बाघ दरबार कहा जाता है। बस महाराजा ने वहीं फैसला सुना दिया, तो मेरा दरबार शेर का दरबार होगा, सिंह दरबार। यही है उस नाम के पीछे की लोक कथा। ये महाराजा और कोई नहीं बल्कि चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा थे। राणा वंश के सबसे पढ़े लिखे और समझदार प्रधानमंत्रियों में से एक, बड़े समाज सुधारक को जिन्होंने गुलामी और सती प्रथा को खत्म किया, मगर इमारतें बनाने का भी उतना ही जुनून था। अंग्रेजों की शानो शौकत देखकर चंद्र शमशेर ने ठाना कि उनका दरबार सबसे भव्य होगा और 1903 में शुरू हुआ सिंह दरबार का निर्माण। मजदूरों को जबरन काम में झोंका गया, मंदिरों की जमीन तक पर कब्जा किया गया और पैसे की कमी पूरी करने के लिए राजा ने तराई के जंगल का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया ताकि वो भारत में रेल लाइन बिछा सके। बदले में मिली रकम से सपना उनका पूरा हुआ। सिर्फ 3 साल में तैयार हुआ सिंह दरबार, जिसे उस दौर में एशिया का सबसे लग्जरी पैलेस कहा गया। 50 हेक्टेयर में फैला परिसर, संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, झूमरों से जगमगाते हॉल और उन गलियारों में गूंजते सत्ता के कदम। आगजनी और तोड़फोड़ से पहले कुछ ऐसा था सिंह दरबार का वैभव। ये कुछ ही साल तक महाराजा का घर रहा, फिर बेच दिया गया 2 करोड़ नेपाली रुपए में। धीरे धीरे ये नेपाल के प्रधानमंत्रियों का आधिकारिक घर और फिर देश का सबसे बड़ा सचिवालय बन गया। 1951 तक ये राणा प्रधानमंत्रियों का अड्डा रहा, लेकिन 1974 में लगी भीषण आग ने इसे तबाह कर दिया। मंत्रालयों के ढेरों दफ्तर राख हो गए, मगर सरकार ने इसे दोबारा खड़ा किया और सिंह दरबार फिर से नेपाल की राजनीति की धड़कन बन गया। लेकिन सिंह दरबार की असली कहानी सत्ता से नहीं, जनता से जुड़ी है। जब तक इसके दरवाजे बंद रहते हैं, सत्ता खुद को सुरक्षित मानती है, लेकिन जिस दिन जनता उन दरवाजों को खोल देती है, उस दिन सत्ता की नींव हिल जाती है। नेपाल के हालिया प्रदर्शनों ने यही दिखाया। सिंह दरबार में भीड़ का दाखिल होना सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि जनता अब सत्ता के असली सिंहासन तक पहुंच चुकी है। और जब वो जनता सिंहासन तक पहुंच जाए तो सबसे ऊंची गद्दियां भी टिक नहीं पाती। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार।